हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस, जिसके हम 2 लेक्चर देख चुके हैं। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक बात करेंगे। मेन प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है वो कैसे होता है, आखिर कैसे एसिमुलेशन पावर बनती है, जिसका उपयोग फिर आगे जाके होता है। तो आज हम बात करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस की जो एक क्रम है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 प्रकार की रिएक्शन यहाँ पर होती है। एक वन इज लाइट रिएक्शन, जिसको हम प्रकाश क्रिया कहते हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, और एक होती है डार्क रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं अंधकार की क्रिया। लाइट रिएक्शन जिसको हम कहते हैं प्रकाश की क्रिया या प्रकाशिक अभिक्रिया। तो लाइट रिएक्शन में जो सनलाइट होती है उसका यूज होता है, और सनलाइट का यूज होने के बाद यहाँ पर एटीपी एंड NADPH2 का निर्माण होता है इस जगह पर। और ये रिएक्शन, ये पता होना चाहिए भाई, ये रिएक्शन ग्रे नाग के अंदर कंप्लीट होती है दिन के समय जब सूर्य का प्रकाश होता है। इस रिएक्शन को अगर हम देखें तो ये रिएक्शन बिल्कुल जैसे ये सनलाइट में होती है, तो ये इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, तो ये स्ट्रोमा के अंदर संपन्न होती है, स्ट्रोमा में। और इस जगह पर इनका यूज होता है, इसको एसिमिलेटरी पावर कहते हैं ना, ये स्वांगीकारी शक्ति है। इस स्वांगीकारी शक्ति का यूज डार्क रिएक्शन में होता है, उस जगह पर CO2 का स्थिरीकरण होता है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस CO2 के स्थिरीकरण के लिए है। तो लाइट रिएक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो फिर डार्क रिएक्शन नहीं होगा। इसलिए हमेशा जब भी डार्क रिएक्शन होगा उससे पहले लाइट रिएक्शन जरूरी है। तो लाइट रिएक्शन जो है वो यहां पर 2 प्रकार की है। एक है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, cyclic photophosphorylation, one is this. Second is non-cyclic photophosphorylations, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण, एंड सेकेंड इज अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अभी हम देखेंगे दोनों के बारे में कि कब चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है और कब अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण होता है, सब यहां पर हम देखेंगे। उसके बाद डार्क रिएक्शन की बात करते हैं। डार्क रिएक्शन में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, 1 2 3। फर्स्ट इज कैल्विन साइकिल, या इसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं। नंबर सेकेंड इज हैच एंड स्लैक साइकिल, या इसे हम C4 साइकिल भी कहते हैं। और थर्ड इज क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसे हम CAM प्लांट्स भी कहते हैं। तो ये ज्यादातर मासलोदविल होते हैं, सकुलेंट्स प्लांट्स होते हैं, सकुलेंट्स जिनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। ये C3 साइकिल है, ये C4 साइकिल है, ये CAM है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के अंदर एक रिएक्शन जो काफी इंपॉर्टेंट है और वो देखी जाती है, जिसे हम कहते हैं
फोटो रेस्पिरेशन, इसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसको हम प्रकाश श्वसन कहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, इसे भी हम यहाँ समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो अब इस जगह पर देखो, ये फोटोसिंथेसिस की पूरी रिएक्शंस हैं। इसमें साइक्लिक यानी कि लाइट रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है। तो लाइट रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता होती है, डार्क रिएक्शन में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे कि वे किस प्रकार से जुड़ते हैं और कैसे ये जो रिएक्शंस हैं ये कैसे इनका इनकी जो कार्बोहाइड्रेट है उसका निर्माण करने में सक्षम होती है। फोटो रेस्पिरेशन को हम अलग से पढ़ेंगे, समझेंगे पहले तो कि आखिर फोटो रेस्पिरेशन होता क्यों है, और फिर इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्रकृति ने या नेचर ने कौन कौन से बदलाव किए हैं जिनकी वजह से अब इन प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। तो हम यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे सबसे पहले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखते चलिए, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका नाम ही है साइक्लिक, चक्रीय। साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इसके लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है, सनलाइट रिक्वायर है। उसके बाद इसमें पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है, सॉरी सेकंड नहीं, पीएस फर्स्ट प्रयुक्त होता है। और यह मोस्टली बैक्टीरिया के अंदर या उस कंडीशन में होता है जब NADPH2 की मात्रा पर्याप्त उपस्थित हो। ठीक, उसके बाद ये गिरेना के अंदर होता है, ये भी जरूरी है, गिरेना के अंदर होता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पीएस फर्स्ट पर या साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पर जितने भी हर्बिसाइड्स हैं, DCMU, CMU हर्बिसाइड्स हैं, इन हर्बिसाइड्स का इफेक्ट यहां पर नहीं होता है। जैसे DCMU है, इसका इस जगह पर इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, तो हम यहां देखें तो वही देखो, इसमें पीएस फर्स्ट काम में आता है। देखो, इसमें साइक्लिक क्यों कहते हैं, फोटो क्यों कहते हैं, फॉस्फोराइलेशन क्यों कहते हैं, ये सब यहां पर समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास है P700, जिसको हम कह रहे हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। ये P700 होता है। ठीक, इसके चारों तरफ आपको पता है भी कैरोटीनॉइड्स, चाहे वो कैरोटीन से है चाहे वो जेंथोफिल से, वो पाए जाते हैं। ये सहायक है, ये इसका मुख्य वर्ण है, इसको हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं। दिस इज RC, रिएक्शन सेंटर, यानी कि इसमें मध्य में होता है, इसके मध्य में मैग्नीशियम का परमाणु। जैसे ही सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो सूर्य, देखो, डायरेक्ट सनलाइट जो है वो क्लोरोफिल पर ना आकर के कैरोटीनॉइड्स पर आती है, तो ये इसका यूज करते हैं। उसके बाद जितनी एनर्जी इसको रिक्वायर होती है उतनी एनर्जी इसको देते हैं, और देने के बाद अब क्या होगा कि मैग्नीशियम के परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाते हैं और वो निकल करके उच्च कक्षाओं में चले जाते हैं, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में चले जाते हैं।
अब इस हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स में ज़्यादा समय तक नहीं रहते हैं, कम ही समय तक रहेंगे, लेकिन इनको ग्रहण करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ग्राही होना चाहिए। तो यहां पर होता है फेरेडॉक्सिन, FD, इसका नाम है फेरेडॉक्सिन। अब इस जगह पर यहां से जो दो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो दो इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो जैसे यहां से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं इस जगह पर दो रिक्त स्थान बन जाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। ये होल है, इलेक्ट्रॉन के होल्स। अब बात है कि ये इलेक्ट्रॉन इस जगह पर एक्साइटेड कंडीशन में है, ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे, ये वापस से नीचे आएंगे और नीचे आने पर जो एनर्जी इन्होंने एब्जॉर्ब की है यहाँ, उसी एनर्जी को अब ये धीरे धीरे रिलीज करेंगे। अब देखो बात ये है कि सेल के अंदर एनर्जी को कंजर्व किया जाता है, मतलब एनर्जी को प्रिजर्व या एनर्जी का बचाव किया जाता है, इसको डिस्ट्रॉय नहीं होने दिया जाता। मेनली सेल के अंदर क्रियाएं वो होती हैं जो क्रियाएं कम एनर्जी वाली हो। ठीक, अब अगर मैं ये कहूं कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट यहां से कूद के सीधा यहां आएगा, ठीक है, तो कभी भी इस एनर्जी को एटीपी के रूप में या रासायनिक ऊर्जा के रूप में नहीं बदला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी में चेंज लाएगा। यानी अगर ये यहां से डायरेक्ट यहां कूदेगा तो एकदम से इतनी एनर्जी निकलेगी कि उस एनर्जी को संचित करना, एटीपी में बदलना बहुत कठिन काम हो जाएगा। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से उतरते हुए आता है, स्टेप बाय स्टेप आता है, जैसे सीढ़ी से आ रहा है। तो सबसे पहले जो सीढ़ी है इसकी आने की, जहां पर ये रुकता है वो है साइटोक्रोम B6। यहां से इलेक्ट्रॉन चले तो सबसे पहले ये निकलते हैं और रुकते हैं साइटोक्रोम B6 के पास। उसके बाद फिर ये आगे बढ़ते हैं तो ये साइटोक्रोम F के पास, फिर उसके बाद ये और आगे बढ़ेंगे तो ये प्लास्टोसाइनिन के पास, PC, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से फिर ये देखो यहाँ पर दो रिक्त स्थान जो है ये इनमें वापस से आ जाते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से चल रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से निकलते हुए ऐसे घूमते घामते और वापस से जिस जगह से निकले थे उसी जगह पर आकर ही घुस जाते हैं। अब इसमें एक जगह पर एनर्जी का प्रोडक्शन, दो जगह पर एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। यानी कि जो थोड़ी बहुत ऊर्जा इसने ली थी यहां से इस जगह से, उसको एक तो यहां पर त्यागता है, तो इस जगह पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये एटीपी का निर्माण कर लेता है, और एक इस जगह पर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज एटीपी। तो इस प्रकार से जो दो इलेक्ट्रॉन हैं ये जब वापस से लौटते हैं तो लौटते समय ये दो इलेक्ट्रॉन दो एटीपी का निर्माण करते हैं। अब ये जो दो एटीपी बनाते हैं ये दोनों एटीपी प्रिजर्व कर लिए जाते हैं, किसके लिए? डार्क रिएक्शन के लिए। अब यहां अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकला था वापस से अपने उसी स्थान पर आके रुकता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का चक्र या पथ जो है वो चक्रीय है, साइक्लिक है। इस तरह से देख रहे हैं आप, यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे और वापस से डिफरेंट स्टेज से घूमते हुए वापस से PS फर्स्ट में या P700 में आ जाते हैं। दूसरी बात, ये रिएक्शन सूर्य की प्रकाश में हो रही है, सनलाइट में हो रही है। और तीसरी बात, यहां पर एटीपी का निर्माण होता है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का पथ चक्रीय है इसलिए हम कहते हैं साइक्लिक, प्रकाश की उपस्थिति में होती है इसलिए हम कहते हैं फोटो, एटीपी का निर्माण होता है इसलिए हम कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। तो इस क्रिया को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो ये क्रिया सनलाइट की उपस्थिति में होती है, PS फर्स्ट में होती है, बैक्टीरिया में होती है। इसमें अगर NADPH2 की मात्रा ज्यादा हो तो उस कंडीशन में उच्च पादपों में भी ये चक्र आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक ग्रेनामा होती है और हर्बिसाइड्स का इसके ऊपर इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था अपना साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की।
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम बात करते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो देखो नॉन साइक्लिक में आप पाएंगे कि जिस नाम से ही है नॉन साइक्लिक, तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो चक्रीय नहीं होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो नॉन साइक्लिक है, पहली बात। तो दूसरी बात, इसमें दोनों पीएस फर्स्ट एंड पीएस सेकंड दोनों ही काम करेंगे। थर्ड इज, इसमें सिर्फ एटीपी का निर्माण ही नहीं होगा, यहां पर NADPH2 का निर्माण भी होगा। दूसरी बात, इस जगह पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है, हाइड्रोलाइसिस नहीं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जिससे क्या होता है, यहां पर ऑक्सीजन जो है O2 रिलीज होती है। तो O2 रिलीज होने का जो स्टेप है वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ना कि साइक्लिक। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ Mn+2 से निकलते हैं, ना कि मैग्नीशियम से। ये आपको ध्यान रखना है। पीएस सेकंड यहाँ पर पहले काम में आएगा। तो पीएस सेकंड के अंदर ये कलरलेस है, पीएस सेकंड, इसमें क्लोरोफिल ए होता है, और क्लोरोफिल ए जो है उसमें कलरलेस होने के कारण मैग्नीशियम ना होकर के मैंगनीज होता है। और मैंगनीज जो है वो Mn+2 की फॉर्म में होता है, और इसमें Mn+2 के बीच में एक क्लोरीन भी होता है, जो इनको एक तरह से दोनों को जोड़ने का या ब्रिज का काम करता है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो Mn+2 से निकलेंगे। तो Mn+2 पर Mn+2 की थोड़ी सी हम बात करें तो Mn+2 एक मैंगनीज जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। इसकी चेंजेबल वैलेंसी यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता होती है। ये Mn+2 पर जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वैसे ही इसमें से Mn+2 से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके यानी कि Mn+2 हो जाता है ऑक्सीडाइज, और ये फिर इलेक्ट्रॉन क्या देता है और ये Mn+3 में बदल जाता है। तो हम जिक्र करते हुए जब कैसे होता है, तो सबसे पहले होता है वही P680। इसमें जो PS सेकंड है या P680 ये भाग लेता है। ठीक है, तो P680 के चारों तरफ वही कैरोटिनॉइड्स, दिस इज कैरोटिनॉइड्स। यहां पर पड़ती है सनलाइट। तो जैसे ही यहां पर सनलाइट पड़ती है, एक बात ध्यान रखें कि भाई ये जो प्रोसेस है ना, ये सब थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर होती है। अभी हम बात करेंगे जब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो तब मैं बात करूंगा कि कैसे एटीपी का निर्माण होता है, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से कैसे एटीपी का निर्माण होता है उसकी बात करेंगे। तो उसको हम कहेंगे केमिक ऑस्मोटिक थ्योरी, जो पीटर मिशेल के द्वारा समझाई गई थी, और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उसकी हम बात करेंगे। तो यहां पर भाई देखो 2H2O, भाई मैंने बताया था आपको कि जल का होता है प्रकाशिक अपघटन। तो ये मैं इधर से लिखता हूं 2H2O। तो जब 2H2O बनता है तो इस 2H2O के कारण एक तो बनते हैं 2 OH आयन, प्लस एक बनते हैं 2 H आयन, और एक निकलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये दो क्रियाएं होती हैं। एक तो होती है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और एक यहाँ पर जो मैंगनीज है वो Mn+2 के फॉर्म में है, तो उस मैंगनीज से यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं इस तरह से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो यहाँ पर वही रिक्त स्थान बनेंगे इलेक्ट्रॉन के, लेकिन इन रिक्त स्थानों को भर दिया जाता है इन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। ऐसे भर दिए भाई, यहाँ ऐसे भर चुके हैं ये, समझ गए। यानी कि जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है PS सेकंड पर, तो यहाँ दो क्रियाएं होती हैं। एक तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर,
जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, जिसकी वजह से जल के दो अणु टूटते हैं और टूटने के बाद ये दो OH आयन, दो H आयन, दो इलेक्ट्रॉन, और इसी जगह पर यहाँ अगर हम देखें, इसी जगह पर इससे फिर ये O2 गैस बाहर निकल जाती है जो एनवायरमेंट में चली जाती है। ठीक, यहां से जैसे ही प्रकाश यहाँ पड़ता है तो यहाँ पर मैग्नीज Mn+2 के रूप में होता है, यहाँ पर Mn+2 के रूप में था, तो Mn+2 से एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाता है तो ये Mn+2 कन्वर्टेड टू Mn+3, ये दो इलेक्ट्रॉन चले गए ऊपर। अब इस जगह पर जैसे ही ये जाते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, तो ये देखो चक्र जो चक्रीय हम पढ़ा था पहले थोड़ी देर पहले कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं लौट कर वहीं आते हैं। अब यहाँ तो ये भर चुका है जगह, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आने से रहे, इससे इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पर नहीं आएंगे, तो स्थान यहाँ पर भर गया है, खाली नहीं है। तो इस जगह पर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से निकलता है उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर होता है प्लास्टोक्विनोन। दो इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, इन प्लास्टोक्विनोन के द्वारा इन इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन के पास ज्यादा समय के लिए नहीं रहते, ये अब यहां से अपनी ग्राउंड स्टेट जो है ना उसमें आना चाहते हैं, एक्साइटेड स्टेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आना चाहते हैं। अब ये आएंगे लेकिन तरीके से आएंगे, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट कूद के नहीं जाएगा। अब देखो इस जगह पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में इस जगह पर होता है PS फर्स्ट, या इसको हम कहेंगे P700, ये यहाँ होता है। अब ऐसा तो नहीं कि भाई केवल जो प्रकाश की किरणें वो केवल इस पर पड़ रही है, इस पे नहीं पड़े। एक समय में सनलाइट पूरी पत्ती पर पड़ती है, तो इस पे ही पड़ रही है, इस पे ही पड़ रही है, तो जैसे ही इस पे पड़ती है तो इसका तो अपना वो साइक्लिक वाला नेचर है कि भाई ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, ये निकल गए। अब जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की जगह खाली हो जाती है। ये क्रिया यहाँ नहीं होती है, ये क्रिया सिर्फ इसके लिए होती है। तो बात ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं, इन इलेक्ट्रॉन को वापस आने की जगह यहाँ नहीं है क्योंकि भर चुके हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन पास में स्थित जो ये PS फर्स्ट है, इसके जो रिक्त स्थान है इनके पास चले जाते हैं। तो ये ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ आए और यहाँ से डायरेक्ट कूद गए, नहीं, यहाँ से ये धीरे धीरे करके यानी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और हर स्टेप पर ये अपनी एनर्जी को मुक्त करेंगे या रिलीज करेंगे, और उसी एनर्जी का उपयोग यहाँ पर किया जाएगा किसके रूप में, ATP के रूप में बदलने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो सबसे पहले आती है साइटोक्रोम B6 के पास, उसके बाद वो साइटोक्रोम F के पास, और उसके बाद ये प्लास्टोसाइनिन से होते हुए डायरेक्ट कहाँ चले जाएंगे, इस जगह पर आ जाते हैं ऐसे। ठीक, और इसमें यहाँ दो जगह पर ATP का निर्माण होता है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, दिस इज ATP। ऐसे यहाँ पर ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इज इक्वल टू ATP, और ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हुए ऐसे चलते हुए ये वापस कहाँ चले जाते हैं, PS फर्स्ट के पास चले जाते हैं। अब ये जो PS फर्स्ट के पास दो इलेक्ट्रॉन है, ये अब जब ये चक्र लगातार चलता रहता है, सनलाइट यहाँ पर पड़ती है, यहाँ भी पड़ती है, या जल का फोटोलाइसिस होता रहता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते रहते हैं और ये इस तरह चलते रहते हैं। अब लास्ट में यहाँ क्या है, आखिर जब PS फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है तो यहाँ पर होती हुई FeS प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, लेकिन ये होती है स्ट्रोमा के अंदर, ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ी सी ऊपर जाके है, मतलब इसको थोड़ा हटाया जाए, फिर थोड़ा सा इससे ऊपर है, ये थोड़ा सा ऊपर है, इस तरह से ऊपर है, और यहाँ पर होती है FeS, आयरन सल्फर प्रोटीन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके पास चले जाते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे यहाँ पर स्ट्रोमा होता है, इस जगह पर स्ट्रोमा के अंदर है। ठीक है, तो ये क्या करता है, FeS इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर त्याग देता है, प्लस ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए स्ट्रोमा के अंदर। अब होता ये है कि ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ हमारे पास दो H है, इनका कुछ नहीं हुआ है, इन H आयनों को ये ऐसे कैसे रखे हुए, इनका कुछ हुआ नहीं है, इसलिए दो H आयन ये इधर से यहाँ आते हैं, दो H आयन प्लस दो इलेक्ट्रॉन। अब इनको ग्रहण कौन करता है,
इनको ग्रहण करने के लिए होता है एक इलेक्ट्रॉन ग्राही या हाइड्रोजन ग्राही NADP आयन, और इस जगह पर होता है प्लस NADP आयन, और ये बना लेता है NADPH प्लस H प्लस। दिस इज NADPH2, इसे हम सिंपल से कहते हैं NADPH2। NADPH2, ठीक। तो ये NADPH2 और ये ATP, ये दोनों इस जगह पर ये रिएक्शन हो जाती है। तो ATP और NADPH2 दोनों का निर्माण यहाँ पर होता है। अब यहाँ पर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वापस से उसी जगह नहीं आ रहा है, बल्कि दूसरे फोटो सिस्टम से होते हुए स्ट्रोमा के अंदर जा रहा है, जिस जगह पर ये जो H आयन है इनसे और ये इलेक्ट्रॉन और ये NADP आयन मिलकर के NADPH2 का निर्माण करते हैं। इसी को हम ATP और NADPH2 को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन या स्वांगीकारी शक्ति कहते हैं। अब हम एक चीज देखें कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो से या एक मिनट किस प्रकार से एटीपी का निर्माण होता है वो हम देखेंगे। एक मिनट कुछ हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए हम बात कर लेते हैं। सम टाइप्स ऑफ हर्बिसाइड्स, अगर हम बात करें कुछ हर्बिसाइड्स की, तो हर्बिसाइड्स जो है वो कंट्रोल करते हैं वीड्स को। वीड्स मतलब खरपतवार, जो हमारी क्रॉप फसल के या क्रॉप प्लांट्स के साथ में जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम कहते हैं वीड्स, खरपतवार। इन खरपतवार को हटाना जरूरी होता है क्योंकि ये कम्पीट करते हैं हमारे प्लांट्स के साथ, स्पेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए और सनलाइट के लिए, फॉर एवरीथिंग। अगर हम इनको नहीं हटाते हैं हर्बिसाइड्स हर्ब्स को या वीड्स को, तो फिर हमारी जो क्रॉप है वो कमजोर रह जाती है। तो इसके लिए दो तरीके होते हैं, तो मैनुअली हम काम करें, वैसे 3 तरीके हैं, या तो मैनुअली या फिर केमिकली या फिर ट्रांसजेनिकली। तो ट्रांसजेनिक सब में अवेलेबल नहीं है और ना ही सबके लिए हर्बिसाइड्स हैं, क्योंकि डाइकोट के लिए हर्बिसाइड है नहीं, मोनोकोट के लिए हर्बिसाइड्स हैं। लेकिन फिर भी जिनके लिए हम उनका उपयोग करते हैं। कुछ हर्बिसाइड्स ऐसे हैं जो बोने से पहले दिए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बोने के बाद दिए जाते हैं, कुछ सेलेक्टेड होते हैं, कुछ नॉन सेलेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ हर्बिसाइड्स की बात करूं, जैसे CMU, एक DCMU, ये दोनों हर्बिसाइड्स यूरिया के डेरिवेटिव्स हैं, यूरिया के डेरिवेटिव्स हैं। उसके अलावा यूरेसिल के डेरिवेटिव्स है ट्राइएजिन, जैसे अट्राजिन, जो बाजरे के अंदर दिया जाता है। ये जान रहे हैं कि ये जो हर्बिसाइड्स है ये हमेशा एक बीजपत्री फसलों में द्विबीजपत्री खरपतवार को नष्ट करते हैं। अब आखिर ये नष्ट करते कैसे हैं, इनका प्रोसेस क्या है? तो ये देखो, जितने हर्बिसाइड्स हैं ये सब हर्बिसाइड्स, सीधी सी बात है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गड़बड़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक। और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को गड़बड़ करते हैं कि जो DCMU और CMU हैं, ये प्लास्टोक्यूनोन और क्यूनोन के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को रोक देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा ही नहीं, जब आगे नहीं जाएगा तो फिर ये NADPH2 और ATP ये बनेंगे नहीं, तो फिर आगे जाके डार्क रिएक्शन के द्वारा इसमें कार्बोहाइड्रेट का निर्माण नहीं होगा, तो सीधी सी बात धीरे धीरे वो पौधा नष्ट हो जाएगा। एक ही यूरेसिल के डेरिवेटिव ट्राइएजिन या फिर अट्राजिन, ये वही इलेक्ट्रॉन को, इसमें देखो जो मेज है मक्का, मक्का ट्राइएजिन के लिए रजिस्टर्ड होती है, इस पर इसका प्रभाव नहीं होता है। तो बाजरे के अंदर हम एट्राजिन डालते हैं। एट्राजिन एक यूरेसिल से संबंधित है, यूरेसिल डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद आपने सुना होगा बाई पिरीडाइलियम, जिनमें नाम है डाइकॉट, पैराकॉट।
पैराकार्ड का यूज मैं करता हूं घास के लिए। अपने कॉटन की जो क्यारियां हैं, मतलब कॉटन की जो रो हैं, उनके बीच में जो उगा हुआ घास है, अनवांटेड प्लांट्स है, उन सबको डिस्ट्रॉय या नष्ट करने के लिए मैं पैराकार्ड का यूज करता हूँ। आराम से स्लो स्लो, और जो नैपसेक स्प्रेयर है जो बैटरी से चलता है, उसको पीछे लगा के, और जो उसका जो स्प्रे है उसको बिल्कुल जमीन के साथ रखो टच में, पौधे के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जिस पार्ट पर ये पड़ता है वही पार्ट नष्ट होता है। अगर आपके पौधे पर कोई प्रभाव, मतलब कोई बूंद चली भी जाती है, तो जिस जगह पर वो पड़ा है बूंद, वो उसी जगह से नष्ट करेगा, पूरे प्लांट को नष्ट नहीं करेगा। क्योंकि सिस्टमिक नहीं है, ठीक है। तो ये वही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद, और ये फिर फ्री रेडिकल्स बनाते हैं, ठीक है। और फ्री रेडिकल्स जो है वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को या थाइलेकोइड को नष्ट कर देते हैं। और थाइलेकोइड नष्ट हो जाएगा तो उसके अंदर फिर फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, और कुछ समय बाद पौधा पीला पड़ जाएगा, लास्ट में जाकर मर जाता है। तो ये हमारी कुछ रिएक्शंस, इनके दोनों चक्र हमने देख लिए, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो एटीपी का निर्माण होता है, क्या वास्तव में ये ऐसे ही होता है क्या? हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ये एटीपी का निर्माण होता कैसे है, ठीक है। और इन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से जो एटीपी का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं केमी ऑस्मोसिस, रसायन परासरण। और ये सिद्धांत पीटर मिशेल के द्वारा दिया गया है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो अब हम अगला टॉपिक है हमारा केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, ऐसा नहीं केवल क्लोरोप्लास्ट में ही हो, माइटोकॉन्ड्रिया में भी इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के द्वारा एटीपी का निर्माण होता है। वो भी हम रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके कंटेक्स्ट में। तो देखिए, आज नया टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। देखो भाई, ये है थाइलेकोइड, इस तरह से सिक्के की डेली के समान ये थाइलेकोइड है। ये डबल मेम्ब्रेन होता है इस तरह से। तो मैं एक थाइलेकोइड को बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक थाइलेकोइड डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन। तो मैं इसको डबल मेम्ब्रेन बना लेता हूं, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन काम आएगी यहाँ पर। तो मैं ये यहाँ इसको थोड़ी चौड़ी बनाता हूँ, चौड़ी बनाते हैं इस तरह से। ये है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, this is inner membrane, इस जगह पर यहां होता है इसमें वाटर हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज WHC या वाटर हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये जो अंदर वाला पार्ट है इसका, ये अंदर वाला ये सब पार्ट, इसे हम कहते हैं ल्यूमन। ल्यूमन ये ना, ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस।
तो ये वही एक थाइलेकोइड है और इसके चारों तरफ यहाँ इस तरह से ये सब स्ट्रोमा है, दिस इज स्ट्रोमा, ये सब स्ट्रोमा है। सब स्ट्रोमा है, ठीक है, यहाँ भी इधर भी उधर भी सब स्ट्रोमा है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट होती है। अब जो हमारा जो जेड स्कीम है या नॉन साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो इस जगह पर होता है कि थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन के अंदर होता है। तो ये जो है वो यहाँ होता है, जैसे पी जो सेकंड है, पी एस सेकंड वो यहाँ है इस जगह पर। अब जैसे ही प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें पड़ती हैं इस वाटर हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पर। तो इस जगह पर यहां जल का अपघटन होता है 2H2O। तो अपघटन होने से यह पहले बताया कि 2 H आयन बनते हैं, 2 और O2 बनती है, OH आयन छोड़ दीजिए, O2 बनती है और 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं इस तरह। तो जब ये लाइट यहां पड़ती है, यहां पड़ती है, यहां पड़ेगी, पूरी पत्ती पर पड़ेगी, तो यहां पड़ती है तो वाटर हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जल का फोटोलाइसिस कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जैसे ही लाइट यहां पड़ती है तो इस जगह से इलेक्ट्रॉन निकल करके दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहां आ जाते हैं प्लास्टोक्यूनोन के पास, ठीक, यहां से निकल के। तो जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन कहां से निकले, मैंने बताया आपको मैग्नीज से निकलते हैं, मैग्नीशियम यहां पर नहीं होता, मैग्नीज से निकलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाते हैं, ठीक। उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट यहां से उसमें कूदेंगे नहीं, पीएस फर्स्ट में। अब देखो होता ये है कि जो एनर्जी यहां पर है पीएस फर्स्ट, ये पीएस फर्स्ट है, ठीक। इस पीएस फर्स्ट पे भी इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, मतलब एनर्जी पड़ रही है सूर्य की प्रकाश, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन त्यागता है और यहां पर होता है इसमें एफईएस यहां, तो ये दो इलेक्ट्रॉन निकल के यहां चले जाते हैं इसके। अब बात है कि यहां भी जो यहां दो की जगह खाली हो गई, यहां जो इलेक्ट्रॉन थे खाली हो गए और जो जगह बची थी खाली होने के बाद वो वापस से भर चुकी है। अब यहां तो खाली है नहीं, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा। अब देखो इस जगह पर हमने पढ़ा है कि इस जगह पर एटीपी का निर्माण होता है जब ये प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ पीएस फर्स्ट में जाता है, क्योंकि तो यहाँ पर इसके पास दो इलेक्ट्रॉन शेष है। तो इस जगह पर एटीपी का निर्माण होता है। अब एक चीज देखिए कि जैसे यहाँ पर एटीपी का निर्माण होता है, इस एटीपी का निर्माण ये एटीपी इसके लिए पर्याप्त नहीं है जितना जरूरत होती है। तो ये जो एटीपी बनते हैं यहाँ, ये एक प्रोटॉन पंप की तरह है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एटीपी बाहर की साइड से जो हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर स्ट्रोमा के अंदर जो भी हाइड्रोजन आयन है उन हाइड्रोजन आयनों को अंदर की तरफ भेजते हैं यहाँ इस एनर्जी की सहायता से। एक तरह से हाइड्रोजन पंप की तरह काम करता है और ये इस एटीपी की सहायता से स्ट्रोमा से ये एच आयन निकल के कहाँ आते हैं, ल्यूमन के अंदर आते हैं। अब एक बात समझिए कि जब इससे इलेक्ट्रॉन यहां जा रहे हैं तो यहां पर ऋणायन की सांद्रता जो है वो कम हो गई है, एच आयन की सांद्रता लगातार यहां पर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं लगातार एच आयन यहां पर बढ़ रहे हैं। तो एक साइड में एच आयन की सांद्रता कम हो रही है, एक साइड में एच आयन की सांद्रता बढ़ रही है, ठीक है। अब होता ये है, दोबारा देखिए एक बार और दोबारा कि जो दो इलेक्ट्रॉन ये निकले थे यहां से और गए एपीएस के पास, तो ये भाई यहाँ पर स्ट्रोमा है तो ये स्ट्रोमा के अंदर छोड़ दिए जाते हैं इस तरह से, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लगातार यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं, यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। अब एक बात समझिए कि इस मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ ऋणायन है ज्यादा और इस मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ ल्यूमन के अंदर एच आयन की सांद्रता ज्यादा है। बीच में मेम्ब्रेन है, एक साइड धनावेश एक साइड ऋणावेश, तो यहाँ पर तीन सांद्रताएं विकसित होती हैं। पहला जो नाम है वो है पीएच सांद्रता, पीएच कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दूसरा जो नाम है यानी कि देखो एक साइड में एच आयन ज्यादा है, एक साइड में ऋणायन ज्यादा, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब पीएच में अंतर है।
दूसरा एचायनों की सांद्रता यानी एचायन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, एचायन की सांद्रता में अंतर। और एक वही बीच में एक परत हो, एक साइड में धनायन एक साइड में ऋणायन, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स जिसको हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो यहाँ पर तीन पीएच ग्रेडियंट, एचायन अंदर ज्यादा है बाहर कम है। एचायन कंसंट्रेशन क्योंकि एचायन की सांद्रता यहाँ ज्यादा है बाहर कम है। ईएमएफ एक साइड में परत मतलब एक परत है या मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की एक साइड धनायन ज्यादा है एक साइड ऋणायन ज्यादा है। तो धनायन ऋणायन का जो अंतर होता है उसको वजह से एक इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो ये तीन ग्रेडियंट यहाँ पर काम करते हैं। अब इस वजह से अंदर के ल्यूमन से और जो एचायन है इनका बाहर आना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बहुत जरूरी होने के कारण ये एचायन डायरेक्ट तो बाहर जा नहीं सकते, तो इनके बाहर जाने का एक ही मार्ग होता है और वो मार्ग है यहाँ पर, ठीक। वो मार्ग है, इसका नाम होता है एटीपेज एंजाइम। क्या नाम है इसका? एटीपेज एंजाइम। और ये एटीपेज एंजाइम इन एचायनों के लिए एक नली का काम करता है, इससे होकर एचायन बाहर चले जाते हैं। तो ये होगी एचायन, ठीक। और जब ये एचायन अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो एचायन के पास एनर्जी होती है, तो ये एचायन इस जगह पर अपनी एनर्जी को त्याग देते हैं और इस जगह पर एक एडीपी प्लस जो एनर्जी है वो एनर्जी फॉस्फेट के रूप में होती है और ये एटीपी में बदल जाती है। अब यहां पर आगे क्या? एचायन। अब इस मेम्ब्रेन में की जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन के पास इस जगह पर एक एंजाइम होता है, इसका नाम है NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज। तो ये एचायन जो है वो यहां से निकलकर इस जगह से निकलकर यहां पहुंचते हैं, ये दो एचायन आ गए, ठीक। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो ये दोनों दो एचायन प्लस दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के ये बनाते हैं दो हाइड्रोजन। इन हाइड्रोजन को ग्रहण करता है कौन? यहां पर होता है NADP आयन। तो ये क्या करता है? ये बना देता है NADPH2 इस तरह से, NADPH2। तो ये काम कौन करता है? NADP रिडक्टेज, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ATP बन गए, ये बन गए, और NADPH2 भी बन गए। तो वो जो ATP का निर्माण है वो उस तरह से नहीं होता बल्कि इस तरह से होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से यानी इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर होने से ही, मेम्ब्रेन के इधर उधर होने से ही, या एचायनों के ल्यूमन और ल्यूमन से बाहर आने के कारण ही जो एटीपी का निर्माण होता है। तो या एक तरह से देखो, ये केमी ऑस्मोटिक थ्योरी रसायन परासरण, तो ये परासरण ही है क्योंकि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, किससे? अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो भाई ये जो एचायन है वो अर्धपारगम्य झिल्ली से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आते हैं। बस इसी कंडीशन यानी इसी फ्लो के अंदर जो पावर होती है, जो ऊर्जा होती है, उसको एटीपी में बदल दिया जाता है। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न, ये देखो आप कहां से चला इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है उसके द्वारा और वापस से स्ट्रोमा में निकल जाता है, जहां पर इसे दो एचायन फिर से ग्रहण कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दो एचायन से इलेक्ट्रॉन निकला था H2O से, और यही एचायन फिर वापस से ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ पर बनते हैं NADPH2। तो यही ATP और NADPH2 ये दोनों स्वांगी कार्य शक्ति या एसिमिलेशन पावर है जो डार्क रिएक्शन में काम में आएगी। तो आज हमने जो लाइट रिएक्शन थी उसको कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आप मेरे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन, इससे संबंधित कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आ रही है तो उसे आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।